बच्चों, आज हम लोग रीतकालीन हिंदी कवियों के 3 प्रमुख स्तंभों में से एक कवि केशवदास जी के जीवन चरित्र और उनकी रचना संसार के बारे में बातचीत करेंगे। केशवदास जी का जन्म 1555 विक्रमी संवत में ओरछा के सनाढ़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम काशीराम था और जो कि ओरछा नरेश मधुकर शाह के विशेष स्नेहभाजन थे। मधुकर शाह के पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह इनके प्रमुख आश्रयदाता थे। वे केशवदास जी को अपना गुरु मानते थे और कवि तो ये थे ही, उनके प्रमुख मंत्रियों में भी इनका अपना स्थान था। और केशवदास जी संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी कवियों को संस्कृत काव्य शास्त्र का परिचय कराया था। और उनकी ज़्यादातर रचनाएं संस्कृत में ही हुआ करती थी। उनके कुल में भी नौकर चाकर आदि सेवक भी सब संस्कृत में ही वार्तालाप किया करते थे। संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना केशवदास जी को आत्महीनता जैसा लगता था। उनके ही शब्दों में भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करीं जड़मति केशवदास। केशवदास जी बड़े ही रसिक और भावुक व्यक्ति थे। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार वृद्धावस्था में वे कुएं के पास में बैठे हुए थे। वहाँ पानी भरने के लिए आई हुई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। इस पर उन्होंने ये दोहा कहा था, केशव केसन अछ करी वैरी जस न कराही, चंद्र वदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। अर्थात उन युवतियों का, पनिहारिणों का इनको बाबा कहना अच्छा नहीं लगता था और इसी में उन्होंने व्यंग स्वरूप और अपना उपहास करते हुए ये दोहा कहा था। संवत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया। केशव कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे, फिर गंगा तट पर चले गए और वहीं रहने लगे। 1618 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। केशवदास रचित प्रमाणिक 9 ग्रंथ हैं, जिनमें से रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है, जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य आधार ग्रंथ हैं
नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्रवट का श्रृंगार तिलक। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है जो इंद्रजीत सिंह की रचिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत किया गया था। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादंबरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है और रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन वीर सिंह चरित में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जसचंद्रिका का यशोगान किया गया है। इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम कह सकते हैं कि केशव ने अलंकार संप्रदायवादी शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने अलंकारों के दो भेद माने हैं, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण, भूमि श्री वर्णन और राज्य श्री वर्णन आदि आते हैं और अलंकार शेखर पर आधारित काव्य कल्प लता वृत्ति है। इस तरह वे अलंकारी और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष इनका थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और सामान्यतः वे सहृदय कवि नहीं माने जाते। अपनी क्लिष्टता के कारण ये कठिन काव्य के प्रेरक कहे गए हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका प्रबंधन निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से भी थोड़ा दुर्बोध माने गए हैं। परंपरा पालन तथा अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनात्मक शैली की भरमार है। केशव चूँकि दरबारी कवि थे, अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्रयदाता राजाओं का यशगान किया, उनका प्रशस्ति गान किया। वीर सिंह देव रचित और जहांगीर जसचंद्रिका उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। केशव का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में उन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। प्रकृति का चित्रण इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में बहुत कम रही। उनकी प्रकृति चित्रण दोषपूर्ण है। उसमें परंपरा का निर्वाद अधिक है, मौलिकता और नवीनता कम। वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहन सौंदर्य खो बैठी है। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर प्रतीत होती हैं। अरुण सूर्य को कपालिक काल का रक्त से भरा कपाल बना देना आलोचकों को अच्छा नहीं लगता। संवाद योजना की दृष्टि से देखें तो इनकी रचनाएं दरबारी कवि की तरह ही दिखाई पड़ती हैं। वाक्पटुता इनमें भरी हुई थी, अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिलती दिखाई पड़ती है। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक हैं। उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता भी है। उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जनक विश्वामित्र संवाद, लवकुश संवाद, सीता हनुमान संवाद
इसी प्रकार के संवाद हैं। रावण और सीता संवाद। गेंद करेऊं मैं खेल की, हरगिर केशव दास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान सहास। अंगद के साथ। जैसो तुम कहत उठायो एक गिरवर, ऐसे कोटि कपिल के बालक उठावहीं। काटे को कहत शीश काटन घनेरे घाग, मगर के खेल कहा भट्ट पद पावहीं। केशव के काव्य की भाषा मध्यम ब्रजभाषा ही है, परंतु ब्रजभाषा का जो ढला हुआ रूप सूर आदि अष्टछाप के कवियों में मिलता है, वो केशव की कविताओं में दिखलाई नहीं पड़ता। केशव संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही नहीं, संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया है। कहीं कहीं तो उनके छंदों की भाषा संस्कृत ही जान पड़ती है। जैसे रामचंद्र पद पद्म वृंदारक वृंदाभिवंदनीयम, केशवमति भूतनयालोचनम चंचरी किया कायते। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफ़ी प्रयोग मिलता है। खारक, छोरा, भोरिला, खूटी, दुगई, दालान, गौरम, दाइन, इंद्रधनुष आदि जैसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग बराबर उनके काव्य में हुआ। अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग यत्र तत्र हुआ है, जैसे यहाँ वहाँ, दिखाऊ, रिझाऊ आदि। केशव ने कहीं कहीं तो शब्दों को गढ़ लिया है, जैसे चाप से चापकी, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने पूरी स्वच्छंदता से काम लिया है। और शैली की दृष्टि से उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया। अनेक कवियों की कविताओं के बीच उनकी कविता को सरलता से पहचाना जा सकता है। संक्षेप में केशव की शैली प्रौढ़ और गंभीर है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण वो कुछ दुरूह होती हुई प्रतीत होती है। और केशव ने रस, छंद, अलंकारों का भी काफ़ी प्रयोग किया है, जो कहीं कहीं भाषा को प्रवाहपूर्ण और सुरुचिपूर्ण बनाता है, तो कहीं थोड़ी सी क्लिष्ट भी नज़र आती है। केशव दास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। ये ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है, और पांडित्य प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य के प्रति के प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु उनका महत्व तो बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय करा कर उन्होंने आगे के लिए मार्ग अवश्य खोला है। केशव दास जी की एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर्य और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की ही गणना की जाती है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो बच्चों, केशव दास जी के बारे में
आज की ये चर्चा मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त है। और बाकी जब इनके बारे में किसी दिन कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे तो और भी कई बिंदुओं पर और इनके रचना के अन्य कई पक्षों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। मैं समझता हूँ कि स्नातक के बच्चों के लिए इतना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।